इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही है। सीमा पर हालात काबू से बाहर हैं। झड़पें थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। लेकिन अब कहानी ने वो खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग, जो अब तक भारत की पहली सुरक्षा ढाल मानी जाती थी, उसे ही अब बांग्लादेश की तरफ से कई इलाकों में हटाया जा रहा है। उससे छेड़छाड़ की जा रही है। तारों को काटने और पिलर हिलाने की कोशिशें हो रही हैं। और इन सब के बीच भारत ने ले लिया है ऐसा फैसला, ऐसा एक्शन जिसने पूरे क्षेत्र की सियासत हिलाकर रख दी है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक भारत अब रक्षात्मक नहीं, पूरी तरह आक्रामक मोड में जा चुका है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ अपनी तैनाती कई गुना बढ़ा दी है, बल्कि बॉर्डर के सबसे संवेदनशील सेक्टर्स में 6000 से ज्यादा बटालियन की फोर्सेस को उतार दिया गया है। दिन हो या रात, हर दिशा से, हर कोने से, हर इंच पर निगाहें गड़ा दी गई हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत, किसी भी हल्की सी मूवमेंट पर अब आदेश है। पहले चेतावनी नहीं, पहले सवाल नहीं, पहले कागजी प्रक्रिया नहीं, सीधे एक्शन। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला कदम भारत ने तब उठाया जब घोषणा हुई कि अब बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ एक नया बफर जोन तैयार किया जा रहा है। यह कोई छोटी मोटी पट्टी नहीं, बल्कि पूरे इलाके में 4 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी सुरक्षा रेखा होगी जो आने वाले समय में एशिया की सबसे सख्त, सबसे खतरनाक और सबसे हाई अलर्ट पट्टी के तौर पर जानी जा सकती है। यह 4 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बॉर्डर से सटी होगी, जमीन पर खींची हुई एक ऐसी अदृश्य लेकिन घातक रेखा जिसे पार करना अब नामुमकिन जैसा बना दिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बफर जोन के भीतर अब बीएसएफ का राज चलेगा, बीएसएफ का रूल बुक लागू होगा और बीएसएफ की उंगली ट्रिगर पर होगी। जोन में गश्त बढ़ा दी गई है, चौकियां घनी कर दी गई हैं, नाइट विजन से लैस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस 24 घंटे आसमान से जमीन को स्कैन कर रहे हैं। यह कोई सामान्य सुरक्षा घेरा नहीं, बल्कि ऐसा शिकंजा है जिसमें फंसने का मतलब है वापसी के सारे दरवाजे बंद। हमारे कंटीले तारों को तोड़ने वालों को नकद इनाम देने का खुला ऐलान कर दिया। असल में जब से बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की विस्तारवादी सरकार का खुलकर समर्थन मिलने लगा है, तब से वह ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल गए हैं कि वर्ष 1970 में अगर भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज भी वे पाकिस्तानियों के पैरों तले कुचले जा रहे होते। वे यह भी भूल गए हैं कि जब उनके देश में इंटरनेट लगाने तक की औकात और तकनीक नहीं थी, तब हिंदुस्तान ने ही अपने संसाधनों से वहां इंटरनेट और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। खैर, इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। यह वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मंच पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और समय आ गया है कि भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब बांग्लादेश का भी कर दे। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ हजारों घातक जवानों को सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगें। आखिर हमारे 4 जवानों के साथ बांग्लादेशी सेना ने क्या किया? सीमा पर अचानक उमड़ी लाखों की इस भीड़ के पीछे पाकिस्तान का क्या गुप्त प्लान है? और भारतीय सेना अगले कुछ घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या बड़ा धमाका करने वाली है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की लाइव सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों और भारतीय सेना के इस आर पार वाले मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद पर मचे इस पूरे चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद की उस सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझते हैं जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके लिए हमें सिर्फ कुछ दिन पीछे की तारीख पर चलना होगा। दोपहर के वक्त भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक पैच पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वहां पर भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद अत्याधुनिक फेंसिंग यानी एंटी कट कंटीले तारों को लगाने का काम चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सरहद से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है।
जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन बांग्लादेशी सेना, वहां की सीमा सुरक्षा वाहिनी और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के संरक्षण में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नो मैंस लैंड को पार किया और हमारे कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात हमारे सीमा सुरक्षा बल के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेर लिया। हथियारों के बल पर और भारी भीड़ का फायदा उठाकर वे हमारे उन 4 जवानों को जबरन उठाकर अपनी सीमा के भीतर ले गए। यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों का अपहरण था। हालांकि बाद में भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव और फ्लैग मीटिंग की चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस कायराना हरकत ने बांग्लादेशी हुकूमत के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि भारत की शराफत और संयम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस सफलता से बौखलाए वहां के सैन्य कमांडरों ने अब अपने नागरिकों को सरेआम भड़काना शुरू कर दिया है। अब वहां लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं कि सरहद पर जाओ, जितने मीटर तार उखाड़ोगे उतने लाख टका का इनाम पाओ। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि जो हिमाकत उन्होंने हमारे 4 जवानों के साथ की थी, उसका अंतिम और सबसे बड़ा हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज जब हम बांग्लादेश की इस भड़काऊ घोषणा को सुनते हैं कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख पाओ, तो हंसी भी आती है और उनके दिवालियापन पर तरस भी आता है। आइए जरा इस देश की असली औकात और जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जिस बांग्लादेश के हुक्मरान आज भारत की सीमा को चुनौती देने वालों को लाखों रुपए का इनाम बांटने का ढोंग कर रहे हैं, उस देश का सच यह है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी के पास आज भी 2 वक्त की सूखी रोटी सम्मान से खाने का ठिकाना नहीं है। वहां के आम नागरिकों के पास बदन ढकने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं और रोजगार की तलाश में अवैध तरीके से भारत की सरहद में घुसने के लिए रात दिन पैर पटकते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस कंगाल देश की हकीकत यह है कि आज बांग्लादेश की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बची हुई हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए ईंधन, कच्चा माल और बिजली तक हिंदुस्तान ही व्यापार और कूटनीतिक खैरात के रूप में देता है। अगर भारत सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी सीमाएं सील करके बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई काट दे, तो पूरा ढाका और उनकी सारी फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। यह वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वर्ष 1970 का वह ऐतिहासिक दिन यह भूल गए जब पाकिस्तानी सेना इनके निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रही थी, उनका कत्लेआम कर रही थी। तब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उस नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी और एक स्वतंत्र देश का मुकाम दिलाया था। इतना ही नहीं, जब इनके पास अपने देश में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खड़ा करने की तकनीक नहीं थी, तब भारत ने ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। लेकिन आज यह एहसान फरामोश देश चीन के कर्ज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नापाक बहकावे में आकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि बीजिंग में बैठे इनके आका इन्हें भारत के गुस्से से बचा लेंगे, लेकिन नया भारत अब पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी पीठ पीछे धोखा देने वालों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके। इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है। इसी शह पर आकर बांग्लादेश ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है
कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, उस कायराना अपहरण वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान की नापाक शह पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर 1 मीटर तार तोड़ो, 1 लाख पाव जैसी भड़काऊ घोषणा करके कंटीले तारों को उखाड़ने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। वर्ष 1970 की उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने और वर्तमान चुनौतियों को भांपते हुए आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दी गई फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के 60,000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और 1 मीटर तार तोड़ो 1 लाख पाव वाले भड़काऊ ऐलान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर इन एहसान फरामोशों को कड़े अंदाज में सबक सिखाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंट लाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़ कर की थी उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें आत्ममंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर वर्ष 1970 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर वर्ष 1970 की उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश ना बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। न तो आज हमारे टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, ना ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता,
और ना ही आज कोई हमारी सीमा सुरक्षा बल को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है। इसी इशारे पर आकर बांग्लादेश ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, उस फेंसिंग वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान की नापाक इशारों पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर कंटीले तारों को उखाड़ने और हमारे जवानों को पकड़ने की धमकी देने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। वर्ष 1970 की उस ऐतिहासिक भूल ने हमें जो भी जख्म दिए हों, लेकिन आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दिया गया फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा,
अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी, तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है, वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। रात के लगभग 2 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की एक विशेष बैठक शुरू हुई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के सामने अलग अलग रिपोर्टें थीं। कहीं संदिग्ध संचार गतिविधियों का विवरण था, कहीं सीमा के आसपास बढ़ी हुई हलचल का विश्लेषण, तो कहीं उन वित्तीय नेटवर्कों का ब्यौरा जिनके जरिए अज्ञात तत्वों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। घंटों तक चली चर्चा के बाद एक बात साफ हो गई कि सीमा पर जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे केवल स्थानीय स्तर की गतिविधियां नहीं थीं। कुछ ताकतें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थीं। उधर सीमांत इलाकों में तैनात जवानों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थीं। हर चौकी पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन और संचार प्रणालियों का इस्तेमाल तेज कर दिया गया था। अधिकारियों का मानना था कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले कि सीमा के दोनों ओर अफवाहों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय संपर्कों के जरिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही थीं जिनका उद्देश्य लोगों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ाना था। यह केवल जमीन पर नहीं, बल्कि सूचना के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही लड़ाई थी। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने तुरंत फैसला लिया कि जवाब केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं, बल्कि सूचना के स्तर पर भी दिया जाएगा। कई एजेंसियों को समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्देश्य स्पष्ट था, गलत सूचना को रोकना, अफवाहों का पर्दाफाश करना और वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कहानी और जटिल होती चली गई। कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जो पहली नजर में साधारण लगते थे, लेकिन उनके संपर्कों का दायरा बेहद बड़ा था। अधिकारियों को शक था कि कुछ समूह क्षेत्रीय अस्थिरता से लाभ उठाना चाहते हैं। उनके लिए तनाव एक अवसर था। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीमावर्ती गांवों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया, ताकि स्थानीय नागरिकों को सच्चाई से अवगत कराया जा सके और उन्हें किसी भी बहकावे में आने से रोका जा सके। रात ढलने तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया था और हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही थी। कमांड सेंटरों में बैठे अधिकारी पल पल की सैटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन फीड का विश्लेषण कर रहे थे, ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ या अप्रिय घटना को समय रहते नाकाम किया जा सके। इस पूरे अभियान में भारतीय सुरक्षा बलों का तालमेल और मुस्तैदी यह साफ बयां कर रही थी कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है और इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में यह मुस्तैदी सीमा पार के मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए तैयार खड़ी है और हर भारतीय नागरिक को अपनी सेना के इस शौर्य पर पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों ने जब इस पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू किया, तो परत दर परत ऐसी जानकारियां सामने आने लगीं जिन्होंने दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में भी खलबली मचा दी। जिन संदेहास्पद नामों का खुलासा शुरुआती जांच में हुआ था, उनके तार सीधे तौर पर सीमा पार बैठे बड़े रणनीतिकारों से जुड़े पाए गए। ये कोई साधारण अपराधी या स्थानीय उपद्रवी नहीं थे, बल्कि इन्हें बाकायदा एक सुनियोजित एजेंडे के तहत ट्रेनिंग देकर भारतीय सीमा के नजदीक भेजा गया था। खुफिया रिपोर्टों में यह बात साफ हो गई कि इन समूहों का मुख्य काम केवल फेंसिंग को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनका असली मकसद भारतीय सुरक्षा बलों को उकसाकर एक बड़ा सीमा विवाद खड़ा करना था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। इस बड़ी साजिश की भनक लगते ही नई दिल्ली में बैठे शीर्ष अधिकारियों ने अपनी रणनीति को और भी ज्यादा आक्रामक और अभेद्य बनाने का फैसला किया। सरहद पर मुस्तैद जवानों को रात के सन्नाटे में भी विशेष उपकरणों से लैस होकर गश्त करने के कड़े निर्देश दिए गए। अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरों और थर्मल इमेजर की मदद से सीमांत इलाकों की एक एक इंच जमीन पर पैनी नजर रखी जाने लगी, ताकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी उपद्रवी भारतीय सीमा में दाखिल होने का दुस्साहस न कर सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, पूर्वी कमान की चौकियों पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन इस तनाव के बीच भारतीय जवानों का हौसला और उनका शौर्य 7वें आसमान पर था।
सीमा सुरक्षा बल के कमांडरों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकें करके सुरक्षा चक्रव्यूह को इस कदर मजबूत कर दिया कि परिंदा भी पर न मार सके। उधर सीमा पार के इलाकों में उपद्रवियों की भारी भीड़ जुटने की खबरें लगातार आ रही थीं। लाउडस्पीकर पर दिए गए भड़काऊ बयानों और इनाम के लालच ने वहां के स्थानीय युवाओं को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। हजारों की संख्या में लोग हाथों में औजार लेकर कंटीले तारों की तरफ बढ़ने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना उस नए भारत की सेना से होने जा रहा है जिसे सरकार की तरफ से किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी छूट मिल चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली फ्री हैंड की ताकत ने जवानों के मनोबल को कई गुना बढ़ा दिया था। सेना के आला अफसरों ने अग्रिम चौकियों का दौरा करके साफ कर दिया कि अब बातचीत का दौर बीत चुका है और अगर कोई भी हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है तो उसे उसी की भाषा में ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वह कभी न भूल सके। इसी बीच रणनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी थीं। वैश्विक पटल पर भारत के मित्र देशों को इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया और यह साफ कर दिया गया कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश करने के लिए खुफिया दस्तावेजों को सही मंचों पर साझा करने की तैयारी भी कर ली गई ताकि दुनिया देख सके कि किस तरह एक कंगाल पड़ोसी देश को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश की जा रही है। इस कूटनीतिक दबाव का असर भी दिखने लगा और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की इस भड़काऊ नीति की आलोचना शुरू हो गई। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान अपनी जिद और चीनी कर्ज के दबाव में इस कदर अंधे हो चुके थे कि वे लगातार अपने सैन्य अधिकारियों को सीमा पर तनाव बढ़ाने के निर्देश दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भीड़ का सहारा लेकर वे भारतीय फेंसिंग को उखाड़ फेंकेंगे और भारत केवल कागजी विरोध दर्ज कराकर शांत बैठ जाएगा। लेकिन उनकी यह सोच उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि 60,000 घातक जवानों की महासेना अब पूरी तरह से अपने मोर्चे पर मुस्तैद हो चुकी थी। रात के अंतिम पहर में जब धुंध और अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था, तब सीमा सुरक्षा बल के राडार और ड्रोन कैमरों ने सीमा पार कुछ संदिग्ध गाड़ियों की हलचल को रिकॉर्ड किया। इन गाड़ियों से भारी मात्रा में कंटीले तारों को काटने वाले कट्टर और अन्य औजार उतारे जा रहे थे। यह इस बात का सीधा संकेत था कि अगले कुछ ही घंटों के भीतर एक बड़ा हमला होने वाला है। भारतीय कमांडरों ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी रिजर्व टुकड़ियों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया और अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों को हथियार लॉड करने के आदेश दे दिए गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी थी। भारतीय सेना के घातक कमांडो, जो विशेष रूप से इस तरह के ऑपरेशनों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उन पैचों पर अपनी पोजीशन ले ली थी जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका थी। जवानों की आंखों में अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प और दिल में देश के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सीमा पार से उपद्रवियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। स्थानीय कूटनीतिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए सैकड़ों की भीड़ अचानक भारतीय सीमा सुरक्षा के कंटीले तारों की तरफ दौड़ने लगी। उनके पीछे बांग्लादेशी सुरक्षा बल के कुछ जवान भी सादे कपड़ों में मौजूद थे, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे। भीड़ को लगा कि वे आसानी से तारों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे नो मैन्स लैंड के करीब पहुंचे, भारतीय जवानों ने लाउडस्पीकर पर उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी और पीछे हटने को कहा। चेतावनी सुनते ही भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने भारतीय चौकियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। यह सीधे तौर पर भारतीय सेना और देश के आत्मसम्मान पर हमला था, लेकिन भारतीय कमांडरों ने धैर्य और अनुशासन का परिचय देते हुए पहले गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि उपद्रवियों को तितर बितर किया जा सके। लेकिन जब भीड़ का दुस्साहस और ज्यादा बढ़ गया और वे फेंसिंग को कट्टर से काटने की कोशिश करने लगे, तब भारतीय जवानों ने गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों का पालन करते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया। कमांडो दस्ते ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन मुख्य उपद्रवियों को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया जो इस पूरी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय सेना की इस त्वरित और आक्रामक कार्रवाई को देखकर सीमा पार बैठे सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से और इतने कड़े अंदाज में जवाब देगा। महज कुछ ही मिनटों के भीतर भारतीय जवानों ने पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया
और जो उपद्रवी तारों को उखाड़ने का सपना लेकर आए थे वे अपनी जान बचाकर पीछे भागने पर मजबूर हो गए। सीमा पर मचे इस घमासान ने यह साफ कर दिया कि अब भारत किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है, और अगर कोई हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां भी भारत का नाम सुनकर कांपने लगेंगी।